नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम अनलॉक कैंपस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चूंकि स्कूल कॉलेजेस खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब इसके बाद में सरकार और कॉलेज स्कूलों के सामने क्या चुनौतियां होगी, इसी को लेकर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ दो मेहमान और मिस्टर राजीव सुराना, आप डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अनुष्का लॉ कॉलेज उदयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, आपका भी इस खास कार्यक्रम अनलॉक कैंपस में स्वागत है। और इंजीनियर ओंकार बगरिया, सीईओ हैं आप वीजीयू एंड बीआईटी कैंपस के, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले भंवर सिंह भाटी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चूंकि अनलॉक कैंपस इस कार्यक्रम का नाम है और इस कार्यक्रम के नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 2 साल से न केवल स्टेट बल्कि पूरी दुनिया जिस महामारी से जूझ रही थी, ऐसे में अनलॉक कैंपस को अनलॉक करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण फैसला है। आपके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, गार्जियंस के सामने भी चुनौतियां हैं और जो संचालक हैं उनके सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। कैसे ये फैसला लिया आपने और इसको आगे जो है वो परिपूर्ण कैसे करेंगे? भंवर जी। जो अनलॉक कैंपस आज आपने चर्चा रखी है जी, उसमें आपने जो बातें बताई है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से लगातार कोविड की पहले फर्स्ट वेव, फिर सेकंड वेव, बिल्कुल, और उसकी वजह से एक तरह से हमारे पूरी दिनचर्या हमारी प्रभावित हुई और हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी जी, ये ऑलमोस्ट एक तरह से बंद हैं, बंद के जैसे ही हैं जी। अब चूँकि कोविड की परिस्थितियाँ काफ़ी ठीक हुई है और ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक कमेटी का गठन किया जी, हमारे विशेषज्ञों की राय ली गई। एक मंत्रिमंडलीय उप समिति डॉक्टर रघु शर्मा जी की अध्यक्षता में बनाई गई और उसमें हमने सारे तथ्यों पर अध्ययन किया और उसके बाद में एक निर्णय पर हम पहुंचे कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो उस कमेटी की रिपोर्ट को भिजवाया गया और उच्च स्तर पर ये निर्णय लिया गया कि 2 सितंबर से राजस्थान के 9th से लेकर 12th तक के तो स्कूल्स और हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वो प्रारंभ कर दिए जाएं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लगातार ख़राब हो रही थी और चूँकि कोरोना के एक तरह से नाम नहीं के बराबर राजस्थान में कोविड के पेशेंट आ रहे हैं, बहुत कम नाम मात्र के। तो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए और हमारे कोरोना के जो गाइडलाइन है, हमारे विद्यार्थी की शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी है और उसका स्वास्थ्य भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो जो ऑर्डर निकाले गए हैं, जो निर्णय लिया गया है, उसमें ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि एक तो जितनी क्लासेज की जितनी क्षमता है, 50 स्टूडेंट्स हैं तो 25 स्टूडेंट एक दिन आए, फिर अगले दिन 25 स्टूडेंट्स आएँ और सिटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा हो कि बच्चों को एक सोशल डिस्टेंसिंग वो रख सके, मेंटेन कर सके। बसेज में भी बसेज में बच्चे आएंगे तो वहाँ भी उसी तरीके से ध्यान रखने के लिए कहा गया है। और पूरा मैं कहना चाहूँगा कि कोविड का जो ओवरऑल जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा ध्यान रखते हुए बच्चे मास्क लगा करके आए। हमारे जो टीचर्स हैं या जो बसेज के ड्राइवर्स हैं या दूसरे जो लोग हैं स्कूल से संबंधित जो बच्चों के संपर्क में आते हैं, तो उनके भी वैक्सीनेशन, कम से कम एक वैक्सीन लगी होना ज़रूरी है, ये भी तय किया गया है। तो इस प्रकार से कॉलेज संचालकों से हमारे स्कूल्स के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन सबको पूरी तरह से हमने ये कहा है कि विद्यार्थी की पढ़ाई के लिए 2 तारीख से हम जो स्कूल्स और कॉलेज खोल रहे हैं उसको ध्यान में रखा जाए और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा भाटी जी आपके पास में। हमारे साथ राजीव सुराना जी भी हैं, आप डायरेक्टर हैं अनुष्का लॉ कॉलेज के। राजीव जी, चूंकि मंत्री जी ने कहा कि केसेस कम हुए, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की अगुवाई में कमेटी ने फैसला किया और अब जो है वो तमाम एहतियात या WHO की जो गाइडलाइंस है, कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी पालना करते हुए तमाम संस्थानों को जो है तमाम स्कूल से लेके कॉलेजेस तक खोले जा रहे हैं। लेकिन चुनौती आपके सामने भी है, क्योंकि अभिभावक पूरा भरोसा करके, सरकार पूरा भरोसा करके बच्चे आपके पास भेजेंगे। ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि आपकी चुनौती इसलिए किसी से भी ज्यादा है
कि अगर एक बार फिर से स्प्रेडिंग शुरू होती है तो आपके संस्थानों को फिर से बंद करना पड़ेगा, लिहाजा आप नहीं चाहेंगे कि संस्थान बंद हो, तो तैयारियां आपकी कैसी हैं? आपने आसिफ जी बहुत अच्छी बात कही, जो कि हमारे मंत्री साहब ने भी अभी ये बात बोली है कि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोरोना काल में कुछ हुआ है बिल्कुल तो वह शिक्षा हुई है जी। जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है तो वो बच्चों को लॉस हुआ है। तो उसके लिए कोरोना गाइडलाइंस की जो एक दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, तो हमने उन्हीं सभी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला कोशिश तो हम ये कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए जाएं। हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करें। हालांकि हमारा लॉ कॉलेज है, ज्यादातर बच्चे हमारे 18 ईयर से ऊपर हैं तो उन्हें वैक्सीनेशन लग सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों को वैक्सीनेशन लगे। जो कैपेसिटी है क्लास की वो 50% से ज्यादा नहीं हो। जब भी बच्चा आए तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए उनके मोबाइल नंबर का लिखे, ताकि बच्चा जब भी एंटर हो तो उसको थर्मल स्कैनिंग के बाद सैनिटाइज करते हुए क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसे बैठाया जाए, और जब भी क्लासरूम की क्लास खत्म हो तब उसको क्लासरूम्स को या पूरे कैंपस को वापस सैनिटाइज किया जाए। इस मामले में मैं एक सबसे अच्छी बात रखना चाहूंगा कि हमारे जैन साधु संत हैं, उन्होंने अनादिकाल से इस चीज को बताया है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनते हैं, अगर आपने कभी दर्शन किया हो तो वो मुंहपत्ती लगाते हैं और कभी आपस में बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट नहीं करते हैं, अगर उन चीज को हमने मान लिया होता तो आज हम इस भयंकर पेंडेमिक से नहीं गुजर रहे होते। लेकिन कोई नहीं, कुछ चीजें हमें समय के साथ सिखाती हैं और हमने सीखा है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी जी। आज माननीय उच्च मंत्री साहब भी विराजमान है, तो मैं अपने कुछ मुहिम के बारे में, क्योंकि शिक्षा एक व्यापार ही नहीं है, शिक्षा एक संस्कार है, तो अनुष्का ग्रुप की स्थापना इस संस्कार को बढ़ाने के लिए की गई है। हमने इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान अप्रैल 2021 में जब ब्लड की कमी, पूरे उदयपुर में ब्लड बैंक में बिल्कुल भी ब्लड नहीं था, तब हमने एक विशालकाय ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। उसमें हमारे स्टूडेंट्स को हमने मोटिवेट किया, हमारे रिश्तेदारों को मोटिवेट करके 400 से ज्यादा यूनिट्स हमने ब्लड दिया। जबकि कोरोना का दूसरी लहर में ज्यादातर जो बच्चे हो रहे थे वो 45-50 साल के लोग उसमें संक्रमित हो रहे थे, 30 साल के लोग संक्रमित हो रहे थे, तो वह ब्लड डोनेट करने आगे आ नहीं पा रहे थे। उस टाइम में ब्लड की रिक्वायरमेंट रेगुलर थी, लेकिन ब्लड डोनेट करने वाले बच्चे नहीं थे, तो हमने 400 से ज्यादा यूनिट 9 अप्रैल 2021 को किया। साथ ही एक मुहिम हमने चालू करी जो कि पूरे उदयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में नजीर बनी। आहार आपके द्वार करके एक मुहिम स्टार्ट करी, इसमें 47 दिन तक अभी 2021 में और 30 दिन तक 2020 में सितंबर और अक्टूबर में हम लोगों ने लगातार कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेटेड परिवारों तक भोजन निःशुल्क पहुंचाया, जिसमें हमारे स्टूडेंट, हमारे परिवार, हमारा स्टाफ सभी जना दिन रात लगा रहा। ठीक है, धन्यवाद। ओंकार जी, चूंकि 1 सितंबर से एक घोषणा हो चुकी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को ओपन करने की, अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप एक पुराने तजुर्बे को लेकर और बहुत कुछ सीख कर जो है वो अपने यूनिवर्सिटीज को खोलने जा रहे हैं, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का किस तरीके का फीडबैक आपको मिल रहा है ऑफलाइन क्लासेस को लेकर? क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में जमीन आसमान का फासला है, और बहुत सारे पेरेंट्स की इस तरीके की जो है वो चर्चाएं भी सामने आ रही थी कि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को उस तरीके का फायदा नहीं मिल पा रहा जितना वो फिजिकली अवेलेबल होकर सीख पाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, और मैं इसी के साथ राज्य सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी जी, और इस कमेटी ने जो हमें गाइडलाइंस दी है, इसके साथ साथ जो एक चीज हुई है सर कि पर्टिकुलरली जयपुर में सभी कॉलेजेस में आई थिंक कैंप लग चुका है और मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन हो चुका है जी। हमारे यहाँ भी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 100% फैकल्टी एंड स्टाफ का वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है, और लगभग 95% स्टूडेंट्स का भी वैक्सीनेशन हो चुका है। तो एक संतुष्टि है कि जब हम खोल रहे हैं तो कम से कम 1 डोज का वैक्सीनेशन सभी को लग चुका है जी। इससे पेरेंट्स में एक कॉन्फिडेंस आया है, टीचर्स में भी कॉन्फिडेंस आया है, और मेरे ख्याल से सरकार में भी एक कॉन्फिडेंस आया है कि जब ये कॉलेजेस खुलेंगे तो कोई बहुत ज्यादा वापस स्प्रेड होने से की संभावना कम लगती है जी। इसी के साथ साथ जो पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की आप फीडबैक की बात कर रहे हैं, तो सभी उत्साहित हैं कि ये कॉलेजेस वापस खुल रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा डाउट भी है कि थर्ड वेव क्या आएगी, कैसे आएगी, उसकी वजह से कंफ्यूजन भी है। और मेरे ख्याल से हम सभी प्रयास करेंगे, मीडिया, एजुकेशनिस्ट, सरकार, तो ये बच्चे वापस कॉलेजेस में आना शुरू होंगे। अभी उस कंफ्यूजन में
कैसे खुलेगा, क्या नॉर्म्स होंगे। हो सकता है आने वाले 15-20 दिन में बहुत ज्यादा अटेंडेंस नहीं रहे, बट हमारा सभी शिक्षाविदों का ये मुहिम है और हम सरकार के साथ खड़े हैं कि ये कैंपसेस वापस खुलें और पढ़ाई जो है वापस पटरी पे आए। अब जो क्लासेस होंगी वो ब्लेंडेड मोड में ही होंगी, कुछ क्लासेस ऑनलाइन होंगी, कुछ ऑफलाइन होंगी। राज्य सरकार ने भी ये निर्देश दिए हैं कि जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं, आप उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाएं। कुछ बच्चे वो भी जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, जैसे हमारे जैसा विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय है और भी जो शहर के नामचीन विश्वविद्यालय हैं, वहाँ बच्चे काफी स्टेट से आते हैं, तो वो हो सकता है अभी नहीं आ पाए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, अभी भी काफी कुछ कंट्रोल्ड है, भारत सरकार ने नियम करे हैं, तो बच्चे विदेशों में भी बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो क्लासेस अब तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फील्ड पे चलेगी, लेकिन जो लर्निंग है बच्चों की वो ऑफलाइन क्लासेस में ही हो पाती है। इसलिए मेरी गुजारिश सभी पेरेंट्स से रहेगी कि आप ये कोशिश करें, ये देखें कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ प्रोटोकॉल का पूरा नियम फॉलो हो रहा है और आप अपने बच्चों को भेजें और नियमों का पालन भी करवाएं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। मंत्री जी, एक बार मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि बतौर शिक्षा मंत्री सरकार में आप हैं, आपने ये फैसला लिया। काफ़ी लंबे समय से मांग भी चल रही थी, बहुत सारे पेरेंट्स की भी ये मांग आ रही थी कि बच्चे जो हैं, हालांकि पेरेंट्स के दो धड़े बने हुए हैं इसके अंदर। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं छोटे बच्चों को लेकर कि वो जो है वो अभी स्कूल में ना जाए क्योंकि स्प्रेडिंग हो सकती है, लेकिन एक धड़ा ये भी चाहता था कि बच्चे जो स्कूल में घर में उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे जो उन्हें स्कूल में शिक्षा मिलती है। अब चूंकि आपने ये जिम्मेदारी भरा फैसला लिया है, तो आप इसको किस तरीके से फॉलो करेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि स्मूथ वे के अंदर जो फैसला लिया है वो चलता रहे और किसी तरीके के साइड इफेक्ट ना आए, स्प्रेडिंग ना हो? इसके लिए क्या आपकी टीमें खुलने से पहले जाकर निरीक्षण करेंगी या समय समय पर जाकर निरीक्षण करेंगी कि जो प्रोटोकॉल, जो गाइडलाइन आपकी तरफ से जारी की गई है उसकी अक्षर से पालना की जा रही है या नहीं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो स्वयं 24 घंटे में से 18 घंटे लगातार कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और उनके कुशल नेतृत्व में जी हमारे राजस्थान के चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, पुलिस हो या सभी विभागों के लोगों ने, चाहे शिक्षक हो, उन्होंने ये भी आह्वान किया था, भामाशाहों से भी आह्वान किया था कि वो भी आगे बढ़ करके आएँ और इस आपदा की घड़ी में लोगों की मदद करें। तो मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रदेश का आम आदमी कोविड की इस लड़ाई में पूरी तरह से लग गया था और राजस्थान में किसी भी तरह की सरकार के द्वारा भी कोई कमी नहीं रखी गई और भामाशाहों ने और आम आदमी ने कोविड से संबंधित लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि लोगों के रोज़गार एक तरह से छिन गए थे, लोग घरों में बंद थे, बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनके लिए खाने की भी दिक्कत हो गई थी, तो सरकार के द्वारा पूरे प्रबंधन किए गए और हमारे प्रदेश के भामाशाहों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर साहब हमारे इन्होंने सुराना साहब, राजीव सुराना जी ने बताया अभी कि इन्होंने भी आहार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। निश्चित रूप से वो ऐसा समय था जब हमें एक दूसरे की मदद करनी थी और उसमें किसी ने कोई कमी नहीं रखी। राजस्थान की जो पहचान है, बिल्कुल उस पहचान के अनुसार हमेशा हमारे प्रदेश के लोगों ने सबकी मदद की है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जैसा डॉक्टर बगड़िया जी ने भी अभी बताया, हमारे विवेकानंद विश्वविद्यालय जयपुर से ओंकार बगड़िया जी, इन्होंने भी काफ़ी सारी बातें कही है कि कोविड का पूरा प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा जब हमारे यूनिवर्सिटीज़ और हमारे स्कूल्स खोले जा रहे हैं और पूरा जो अभिभावक हैं उनको भी हम प्रयास, सरकार के द्वारा भी बार बार उनको कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें भी सारी चीज़ें A to Z जितने कोविड प्रोटोकॉल हैं, जो सावधानियां कॉलेजेस में, स्कूल्स में रखनी है, सैनिटाइजेशन की, आफ्टर क्लास सैनिटाइजेशन की, सफाई की, मास्क की, हर तरह के सारे 50% उपस्थिति के साथ क्लासेस लेने की, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और यहाँ तक कि जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका भी वैक्सीनेशन अभी राजस्थान सरकार पूरी तरह से वैक्सीनेशन के क्षेत्र में पूरे इंडिया में सबसे अच्छा काम कर रही है। जितनी वैक्सीन हमें मिल रही है
हम रोज़ाना वो पूरी वैक्सीन हमारे पास लगाने की क्षमता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारा शिक्षा विभाग हो, चाहे हमारे माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जो शिक्षा विभाग देखते हैं, हम सब ने सामूहिक रूप से चिकित्सा मंत्री जी रघु शर्मा जी के जो दिशा निर्देश थे, चूँकि मेडिकल का इसमें बड़ा रोल रहता है जी, तो एक जॉइंट हमने जो एक एडवाइजरी जारी की है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो की गई है जी, उसमें सारे कॉलेजेस में, सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सारे स्कूल्स में, स्कूल ये संस्थाएं चालू होने से पहले भी ये सारे इंतजाम किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इसकी पूरी पड़ताल की जाएगी और उन सुनिश्चितता की जाएगी कि जो कोविड प्रोटोकॉल की पालना स्कूल के कैंपस में होनी चाहिए वो पूरी हो, और स्कूल्स और कॉलेजेस चालू होने के बाद भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए ताकि संक्रमण आगे नहीं बढ़े। और थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है तो उससे भी, उसके प्रति भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में, उनके आह्वान पर सभी विभाग सरकार के थर्ड वेव की तैयारियों को लेकर भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में वो सारी चीज़ें डेवलप की जा रही है जो सेकेंड वेव के समय हमें दिक्कतें आई थी। ऑक्सीजन प्लांट बड़ी संख्या में लगाए गए हैं जी, और भी छोटे बच्चों से संबंधित आशंका जताई जा रही है कि थर्ड वेव का असर बच्चों पर ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें भी आईसीयू वार्ड्स हैं, बच्चों के वार्ड्स हैं, सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं तो सभी पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है ऑनलाइन माध्यम से, सरकार के द्वारा भी और हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं एजुकेशन की, उन्होंने भी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पूरी तरह से जोड़े रखने का प्रयास किया है। लेकिन हम कब तक ऑनलाइन रहेंगे, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ऑफलाइन क्लासेज हम अब इसीलिए हम शुरू करने जा रहे हैं कि हमारी बच्चों की पढ़ाई फिर से अच्छे तरीके से पटरी पर आए। और दूसरा, जो कई अभिभावक यदि फिर भी चाहते हैं कि नहीं हम बच्चों को एक बार नहीं भेजना चाहेंगे, तो उसमें हमने ये भी रखा है कि कोई बच्चा यदि आ भी नहीं पा रहा है किसी कारण से, या उनके मन में थोड़ा चिंता है उनके पेरेंट्स के, तो कंपलसरी हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो यदि वो नहीं आता है तो उसकी अटेंडेंस की कोई दिक्कत होगी, और हाँ ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं होगी जी। राजीव सुराना जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि आप पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए कैंपस के अंदर भेज सके, क्योंकि इस समय जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि अगर कुछ पेरेंट्स को लगता है कि अभी उन्हें अपने बच्चों को नहीं भेजा जाना चाहिए तो अटेंडेंस की उन्हें जो है किसी तरह की समस्या नहीं होगी। ऐसे में पेरेंट्स को अगर आप दो भागों में बांट कर देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो स्कूल कॉलेज की तरफ जाएं, लेकिन कुछ सेंसिटिव पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि अभी तक जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाए या फिर जो है वो WHO की तरफ से इस तरह की कोई गाइडलाइन ना आए तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहे। कैसे मोटिवेट कर रहे हैं आप ऐसे पेरेंट्स को? आसिफ जी, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे कार्य को रिकॉग्नाइज किया। मैं मंत्री महोदय साहब से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि मेरे फादर की कर्मस्थली बीकानेर रही है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया है। फादर लॉ कॉलेज में डीन थे और ये संस्थान मेरी सिस्टर की याद में और उनकी बेटिया की याद में बना है। उनकी अनटाइमली डेथ हो गई थी। वो यंग साइंटिस्ट अवार्डेड थी। PhD के बाद PDF उन्होंने जर्मनी से किया था। बहुत अच्छी बच्ची थी, इंडिया का यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीती हुई थी, लेकिन अनटाइमली डेथ के कारण हमने ये संस्थान चालू किया। तो हमने इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज करी हैं पढ़ाई के साथ साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यापारी नहीं, संस्कार के रूप में मेरे फादर ने मुझे ये ज्ञान दिया है और हम उसी पे चलते आए हैं। अब आसिफ जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगा कि वास्तव में बीइंग ए पेरेंट, मैं आज अपनी बात करूं, मैं अपने बच्चों को भी तब तक अपने स्कूल या कॉलेज नहीं भेजना चाहूंगा तब तक कि उनके वैक्सीनेशन नहीं हो जाए। हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज बिल्कुल राज्य सरकार की दिशा निर्देश का पालन करते हुए सभी चीजों का कंप्लीट ध्यान रखेंगे। कोशिश करेंगे कि कहीं पे भी कुछ कमी नहीं रहे। लेकिन एक इंटरनल, जिन्होंने सेकेंड वेव देखी है, हर घर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रसित हुआ है बीमारी से। ये ठीक है कि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और जो हमारा डेथ रेशियो था बहुत कम था। अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे भारत के हिसाब से तो वैक्सीनेशन रेशियो बहुत अच्छा है और डेथ रेशियो बहुत कम था। यहाँ बहुत ज्यादा मारामारी नहीं हुई। जब भी मारामारी हुई तो सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको संभाला है।
तो आज हमारे लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि पेरेंट्स को ये समझाना कि आप भेजिए अपने बच्चे को एंड विल टेक केयर ऑफ इट। इवन दो हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हर चीज सैनिटाइजेशन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क से लेकर हर चीज का ध्यान रखा गया है। बट मैं अभी भी चाहूंगा, जैसे कि बगरिया साहब ने भी बताया, कि हम 15-20 दिन अभी तक देखना चाहेंगे कि किस तरीके से ये वेव आगे आती है नहीं आती है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग कोरोना पे विजय प्राप्त कर ही चुके हैं, धीरे धीरे केसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ओंकार जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे कि हालांकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, ना सरकार ऐसा चाहती है, ना पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं, ना आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी थर्ड वेव की आशंका जो है वो लगातार बनी हुई है और तीनों मेहमान अच्छे से जानते हैं कि बहुत हद तक लगाम लग चुकी है, लेकिन केसेस जीरो नहीं हुए हैं, क्योंकि इक्का दुक्का 2, 4, 5 या रोज पूरे भारत के अंदर आने का सिलसिला जारी है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि थर्ड वेव आ सकती है। हालांकि भारत के बारे में कहा गया है कि वो एंडेमिक स्टेज में है, लेकिन फिर भी चूंकि संस्थान बहुत लंबे समय बाद में खुल रहे हैं और थर्ड वेव की आशंका है, तो आपकी प्लानिंग्स क्या है? इसका जवाब जो है वो चाहे तो राजीव जी भी दे सकते हैं ओंकार जी के बाद में। आप दोनों से ही ये मेरा सवाल है, आपकी प्लानिंग्स क्या है अगर थर्ड वेव भी आती है और ऑफलाइन क्लासेस जो है वो रेगुलर चल सके? किस तरह के प्लान्स आपने किए हैं? सबसे पहले ओंकार जी। सर, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि राज्य सरकार के साथ मिलकर हमने हमारे 100% स्टाफ और ऑलमोस्ट 90-95% बच्चों का वैक्सीनेशन करा लिया है। ठीक है। थोड़े फर्स्ट डोज ऑलरेडी लग चुकी है, सेकंड डोज भी जल्दी जो कोविड नॉर्म्स हैं, उसके वैक्सीनेशन के नॉर्म्स हैं, उनके अनुसार लग जाएगी। सेकंड सर, जो चीज़ है जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जामिनेशन राज्य सरकार के आदेश के बाद चालू हो गए थे और कंप्लीट भी हो गए हैं, तो हर बच्चे की थर्मल स्क्रीनिंग गेट पे होती है, हर आने वाले की थर्मल स्क्रीनिंग होती है, मास्क की कड़ाई से पालना कराई जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये सब अगर हम रखेंगे, जैसे मास्क है जरूरी, वैसे ही इन नियमों की पालना भी है जरूरी। तो इन नियमों की पालना अगर उसी कड़ाई से होगी जैसे हम मास्क की पालना कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में थर्ड वेव की जो आशंका है वो एक आशंका ही बनी रहेगी। राजीव जी। हाँ सर, आसिफ जी, आपने जैसे बगरिया साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाएगा तो जरूर ये हो सकता है कि संक्रमण फैले। लेकिन जहां तक मेरा, आपका और जितने भी शिक्षाविद हैं सभी का ये मानना है कि ये आशंका ही रह जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन लगा लिया है। वैक्सीनेशन जितना ज्यादा लगेगा उतनी ही संक्रमण होने की संभावना कम हो जाएगी। साथ के साथ ये ध्यान रखा जाएगा कि जब बच्चा क्लास में बैठ रहा है तो कॉन्टैक्ट आपस में जितना कम हो सके मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। जो भी बच्चा अगर लगेगा कि उसको फीवर है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, या फिर उसको किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके ये ध्यान रखा जाएगा कि बच्चा अगर आउट ऑफ उदयपुर का है या आसपास के गांव का है तो उसको मेडिकल सुविधा पूरी प्रदान की जाए। अनलॉक कैंपस में एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप दोनों ही मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि मंत्री जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं तो उनसे सीधी बातचीत कर ही रहा हूं। अगर आप भी किसी तरह की क्वेरीज हैं, जिज्ञासाएं हैं, कोई सवाल हैं, तो मंत्री जी आपके समक्ष हैं, आप चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं। राजीव जी, आप। माननीय मंत्री जी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, एक सजेशन है जी, कि जिस तरीके से हम लोग लगातार कुछ न कुछ इनोवेशन करते आ रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन करना चाहूंगा। एक इनोवेशन मैं करना चाहूंगा, बॉडी डोनेशन एंड ऑर्गन डोनेशन। ये आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हमने कोविड में देखा है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को सीखने के लिए बॉडी जरूरी है, जब बॉडी होगी तभी वो कुछ उसके इंटरनल जो है वो सीख पाएंगे और हम लोग दूसरे देशों से आगे निकल पाएंगे। तो इस तरह की एक मुहिम चलाई जाए। मैंने, मेरे पूरे परिवार ने बॉडी डोनेशन किया हुआ है। हम ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन की एक मुहिम चालू करना चाहते हैं जो राज्य सरकार की गाइडेंस के हिसाब से, तो उसमें एक माननीय मंत्री जी उसमें कुछ मेरा मार्गदर्शन प्रदान करें। सेकंड, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए पूरे राजस्थान के लॉ कॉलेजेस के लिए एक स्टेट यूनिवर्सिटी की बनाई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि लॉ के उसमें एक महत्वपूर्ण कदम है जो लीगल एजुकेशन को बहुत आगे ले जाएगा। तो उनसे एक छोटा सा मेरा सजेशन है कि उनमें जो LLM के एग्जाम्स हैं या जो पैटर्न है वो पैटर्न एक यूनिफॉर्म पैटर्न अगर बना दिया जाए
और सिलेबस में भी थोड़ी बहुत जो कटौती, क्योंकि जो कोरोना के कारण काफी सारे बच्चे प्रॉपर क्लास अटेंड नहीं कर पाए और जो उनके एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। तो उसमें थोड़ा सा अगर माननीय मंत्री जी ध्यान देते हुए कुछ अगर उसमें कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा सजेशन मेरा यह है कि BLLB के बच्चों के लिए भी ऑनलाइन बच्चों को बोला जा रहा है कि असाइनमेंट्स और दिए जाएं, तो बच्चे जो गांव में रह रहे हैं उनके लिए आकर ऑनलाइन असाइनमेंट देना भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो रहा है और बच्चा अगर ऑफलाइन एग्जाम देगा तो उसमें इंटरेस्ट भी शो करेगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि सारे एग्जामिनेशंस नॉर्मली सितंबर में ही हो रहे हैं, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चाहे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हो, तो इन अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी हालांकि अभी नई यूनिवर्सिटी है, काफी सारे उनके सामने चैलेंजेस हैं, बट फिर भी अगर उनके एग्जामिनेशंस भी टाइमली हो जाए तो बच्चों को ये मालूम रहेगा कि मुझे अगले साल के लिए भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये मेरे 2 या 3 क्वेश्चन मंत्री जी से। मंत्री जी धन्यवाद। आसिफ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीकानेर में जो विधि के स्टूडेंट्स हैं लॉ जी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। पिछले कई सालों से हर RJS की परीक्षा में बीकानेर के बच्चों की जो उपस्थिति है, सेलेक्ट होने वाले बच्चे वो बहुत ज़्यादा होते हैं जी। बिल्कुल, मैं परिचित अलग अलग हूं। होता है ना। हाँ, तो बीकानेर में लॉ के क्षेत्र में इनके फादर का भी अच्छा योगदान रहा और इन्होंने एक विधि का महाविद्यालय जो खोला। ये बहुत कम कॉलेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ लॉ के लिए खोले जाते हैं जी। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर राजीव जी को धन्यवाद दूंगा। और इन्होंने जो बॉडी डोनेशन का और ऑर्गन डोनेशन का की जो बात कही है और खुद पे लेकर के कहा है कि हमने ये संकल्प लिया है कि हमारा बॉडी या ऑर्गन डोनेट कर दिया, क्योंकि पहले संकल्प भरना पड़ता है तब उसके बाद में आगे जब भी कभी ऐसा होता है तो एक बहुत अच्छा संकल्प है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी हम जीते जी लोगों के काम आए, लेकिन हम जब इस दुनिया में नहीं रहें तो भी हमारा शरीर किसी के काम आए जी। उस सोच के साथ इन्होंने जो ये बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन की बात कही है जी। इस अभियान को, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है हम कुछ पुरानी परंपराओं को लेकर चलते हैं, उसमें लोग मना करते हैं, परिवार के लोग भी कहते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हमें अग्निदाह करना है या इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने जो बात कही है इसको मैं भी हमारे विभाग के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और दूसरा, CM साहब ने जो विधि का विश्वविद्यालय राजस्थान में खोला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2 बड़े निर्णय लिए राजस्थान में सरकार बनते ही। एक तो लॉ यूनिवर्सिटी की घोषणा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के नाम से जयपुर में की है और वो चालू भी कर दी गई है। प्रोफेसर देवस्वरूप जी उसमें वाइस चांसलर भी है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, एक पत्रकारिता, आप खुद पत्रकार हैं जी, और पत्रकारिता का एक विश्वविद्यालय राजस्थान में शायद इंडिया का दूसरा या तीसरा विश्वविद्यालय है जी। बिल्कुल, दूसरा विश्वविद्यालय है। स्वर्गीय हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना भी जयपुर में कर दी गई है, क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ आजकल पत्रकारिता एक प्रिंट मीडिया तक नहीं रही है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और न जाने बिल्कुल वेब, बहुत वेब इसके के माध्यम से रूप जो है वो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे रूप हैं। तो ये एक बच्चों के लिए एक कैरियर के रूप में, उनको एक जॉब के रूप में भी पत्रकारिता को बहुत बड़े स्तर पर ले जाने का मुख्यमंत्री महोदय का विजन है और इसीलिए पत्रकारिता का अलग विश्वविद्यालय खोला है। और लॉ का, क्योंकि लॉ की कॉलेजेज अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, स्पेशलाइज्ड नहीं थी, तो एक विश्वविद्यालय लॉ का खुल गया है तो लॉ के सारे कॉलेज अब एफिलेटेड इसी विश्वविद्यालय से होंगे और वो विश्वविद्यालय भी बहुत अच्छा काम करेगा। LLM के एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बारे में आपने कहा है, BA LLB के जो ऑनलाइन असाइनमेंट की बात कही है, तो मैं डॉक्टर राजीव सुराना जी से कहना चाहूँगा कि आप ये पूरा मुझे या तो एक नोट बना करके आप भिजवा दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ आपके हमारे लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से। हालांकि आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी गाइडलाइन का भी थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जो आपके सुझाव है उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है छात्र हित में और इन परिस्थितियों को देखते हुए जो अच्छा हो सकता है हम जरूर करवाएंगे। आप मुझे 1-2 दिन में व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे भिजवा दें। और ओवरऑल डॉक्टर राजीव सुराना जी, एक पहली बार मैं आपसे मिला हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा जो आपकी जो सोच है कि व्यक्ति की बातचीत से पता लगता है कि उनकी सोच क्या है। आपने ब्लड डोनेशन का, आपने फूड पहुंचाने का, उदयपुर में जो काम किए हैं,
निश्चित रूप से उदयपुर तो वैसे ही भामाशाहों की नगरी है, भामाशाह भी उदयपुर से आते थे और आपने उसी सोच को आगे बढ़ाया है, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ओंकार जी, मंत्री जी आपके समक्ष हैं, अगर आप भी कोई सुझाव या कोई सवाल मंत्री जी से आपका हो। सर मेरे दो सुझाव हैं जी। जैसा कि सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट और सरकारी अगर हम मान लें, पूरे देश सबसे ज्यादा जो विश्वविद्यालय हैं ये राजस्थान के अंदर है। तो सर हमें सभी यूनिवर्सिटीज को मिलकर भी और राज्य सरकार को भी राजस्थान को एक एजुकेशन हब जो ऑलरेडी है उसको बढ़ाने के लिए एक प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन होती है, हमारे यहाँ एक अलग तरह की शिक्षा दी जाती है जिसमें संस्कार भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। और इसी मुहिम के तहत सर जैसे नेशनल लेवल पे नेक है, हमारी NIRF रैंकिंग है, अराया रैंकिंग है, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो नेशनल लेवल पे अराया रैंकिंग जो रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए मिलती है उसमें देश के टॉप 6 to 25 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी रहा था पिछले साल और राजस्थान में नंबर 1 रहा था। तो इस टाइप की अगर कोई रैंकिंग राज्य सरकार भी निकाले जिसमें हमारे यहाँ जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैंडेटरी हो कि आप अपनी जो भी क्वालिटीज हैं उनको बताएं एंड फिर एक रैंकिंग हो, तो उससे बच्चों में भी एक माहौल होगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है और आपस में कंपटीशन से हमारी क्वालिटी भी बढ़ेगी। नेशनल लेवल पे ये ऑलरेडी नेक एक्रेडिटेशन NIRF एंड अराया मैंडेटरी हो चुका है। मंत्री महोदय जी के यहाँ से भी निर्देश आए हैं कि आप सभी को नेक एक्रेडिटेशन कराना है। सभी यूनिवर्सिटीज इस और प्रचार प्रसार कर रही हैं। जैसा कि सभी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस पैंडेमिक के अंदर हम लोगों ने 54 पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया है और ऑलरेडी 18 पेटेंट जो हैं विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय को मिल गए हैं। भारत सरकार से भी स्टार्टअप और बाकी सभी चीजों के लिए हमें नई करती 3 करोड़ रुपए की ग्रांट पिछले 1 साल में मिली है। तो ये रैंकिंग और नेक एक्रेडिटेशन के लिए ये सभी चीजें जरूरी है कि हमें पेपर पब्लिश करने हैं, प्लेसमेंट्स कराने हैं बच्चों को, हायर एजुकेशन में कितने बच्चे जा रहे हैं। तो इस टाइप का एक रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है राज्य सरकार के लेवल भी सभी कॉलेजेस और सभी यूनिवर्सिटीज के लिए बनना चाहिए और वो उस फील्ड के अनुसार भी होना चाहिए। जो लो कॉलेजेस की रैंकिंग है उसके जो मापदंड है वो अलग होंगे, जो नॉर्मल कॉलेजेस की रैंकिंग है उनके अलग होंगे, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के अलग होंगे, जैसा कि NIRF में भी है कि सभी इंस्टीट्यूशंस के मापदंड अलग है, उस हिसाब से एक रैंकिंग स्टेट लेवल पे होगी। इसके अलावा मेरा और सुझाव है कि स्टार्टअप पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। भारत सरकार ने भी बहुत सारी ग्रांट दी है। हमारे यहाँ राज्य में करीब 8 इंस्टीट्यूशंस में इनक्यूबेटर हैं जो स्टार्टअप्स को फंडिंग भी करते हैं, उनके इनोवेशंस को मेंटर और गाइडेंस भी करते हैं। सभी बड़े टॉप विश्वविद्यालय, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे अपना मणिपाल हो, VGU हो, JCRC हो, इन सभी के पास इंक्यूबेटर है और सभी को भारत सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी इस पे बहुत बड़ा फोकस है, तो इस पे एक मुहिम चलाई जानी चाहिए कि ये जिन इंस्टीट्यूशंस पे भारत सरकार के पैसों से या राज्य सरकार के पैसों से इंक्यूबेटर बनाए, वो सुविधाएं जो है बाकी नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के लिए खोल दी जाए और वो उन इंस्टीट्यूशंस को भी फायदा होगा, हमारे यहाँ से स्टार्टअप्स निकलेंगे। क्योंकि हमने पैंडेमिक में देखा है कि टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी भी चाहिए, बहुत सारे आइडियाज चाहिए, बहुत सारे इनोवेशन चाहिए। मेरे ख्याल में अगर ये 2 मुहिम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्टार्टअप्स और इनोवेशन पे अगर राज्य सरकार चलाएगी तो हम एज विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम बढ़ चढ़ के राज्य सरकार के साथ रहेंगे और जितने भी हमारा जो भी इंस्टीट्यूशन और स्टेट का कोई भी बच्चा अगर हमारे से कोई भी मदद मांगेगा तो हम हमारे विश्वविद्यालय के द्वार जो है उनके लिए खुले हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हो। ठीक, मंत्री साहब। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के हमारे माननीय ओंकार बगड़िया जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और मैं सबसे पहले तो इनको धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा कि जो हमारे विवेकानंद यूनिवर्सिटी का वर्क है, इन्होंने जो अपने विश्वविद्यालय की अपने कार्यों की वजह से जो पहचान हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में बनाई है, तो निश्चित रूप से किसी भी संस्था को आगे ले जाने के लिए उसमें मैनेजमेंट के लोग, टीचिंग स्टाफ, सब लोगों का एक विजन होना ज़रूरी है और वो एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि नहीं, हमें इस विश्वविद्यालय के माध्यम से
राजस्थान के विद्यार्थियों को, राजस्थान से बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को हमें कुछ देना है। राजस्थान में जैसा आपने बताया बगड़िया जी की राजस्थान में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। निश्चित रूप से 51 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे स्टेट में और 14 गवर्नमेंट हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा टेक्निकल, इंजीनियरिंग या संस्कृत, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो राजस्थान में निश्चित रूप से आपने कहा कि एजुकेशन हब बनाने की जो बात आपने कही है, एजुकेशन के क्षेत्र में राजस्थान अपनी एक अलग पहचान रखता है। जैसा अभी मैं इनको डॉक्टर राजीव जी कह रहा था कि बीकानेर के बच्चे लॉ में बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, सरकारी नौकरियों में भी, आरजेएस में भी, अलग अलग राज्यों में भी जा रहे हैं। उसी तरीके से कोटा है, सीकर है, ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन दोनों ही शहरों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और कोटा और सीकर में दोनों जगह देश भर के बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ के जो शिक्षकों की जो मेहनत है, निश्चित रूप से वो रिजल्ट देते हैं, बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका गाइडेंस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में और विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इस सोच को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बार जब उन्होंने पदभार संभाला और मुझे हायर एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने मुझे भी ये कहा कि राजस्थान आज बड़े शहरों में हमारे सुविधाएं बहुत काफ़ी ज़्यादा है, बच्चों को पढ़ने के लिए उनको पूरी तरह से संसाधन है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि 12वीं पास करने के बाद में बच्चा सरकारी स्कूल तो आज हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर है, लेकिन उससे आगे कॉलेज की पढ़ाई बहुत सारे बच्चों को छोड़नी पड़ती है। तो उन्होंने पिछले 2.5 साल में, आसिफ जी मैं बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री महोदय ने 3 बजट पेश किए और हर बजट में गवर्नमेंट के कॉलेज हाईएस्ट राजस्थान में उन्होंने खोले हैं। जहां 2018 दिसंबर 2018 तक राजस्थान में 230 गवर्नमेंट कॉलेज थे, पिछले 2.5 सालों में इन्होंने 123 माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गवर्नमेंट के कॉलेज खोले हैं, जो पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर और उपखंड स्तर पर खोले हैं। तो ऐसे किसान, मजदूर या गरीब वर्ग के बच्चे जो प्राइवेट में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके ऐसी स्थिति नहीं है, ये होती है, और वो बड़े शहरों में भी जा कर के नहीं रह सकते। तो ये गवर्नमेंट के कॉलेज भी आने वाले समय में राजस्थान को उस शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर के जाएंगे। 3 नए विश्वविद्यालय खोले हैं, मैंने अभी आपको बताए, पत्रकारिता का और विधि का। एक थर्ड वो नया यूनिवर्सिटी, एमडीएम यूनिवर्सिटी जो जोधपुर का है, उस इंजीनियरिंग का वो कॉलेज है और उसको यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। उसके साथ साथ और भी हमारे विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से छात्रवृत्ति देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। राजस्थान के जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा छात्रवृत्ति दी जाए, चाहे राजस्थान से बाहर जाकर भी पढ़ना चाहे या बड़ी संस्थानों में यहीं पढ़ना चाहे जहाँ ज़्यादा फीस लगती है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक अभी राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर उन्होंने घोषणा की है। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 32 नए प्राइवेट तो खैर खोल ही रहे हैं हम लगातार, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में 32 राजकीय कन्या महाविद्यालय भी राजस्थान के अलग अलग उपखंडों पर खोले गए हैं। इससे बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में जितने भी 500 से ज़्यादा की संख्या वाले बालिकाओं की संख्या वाले स्कूल्स हैं राजस्थान में, ऐसे जितने भी स्कूल जिनमें 500 बालिकाएं पढ़ती है, तो ऐसे तमाम स्कूल्स को गवर्नमेंट कॉलेज में कन्वर्ट करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है। उससे बालिका शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश देश के दूसरे राज्यों के बराबर आने वाले समय में खड़ा होगा। जहाँ तक रैंकिंग की बात है, बगड़िया जी ने, ओंकार बगड़िया जी ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा भी नैक है या दूसरे जो रैंकिंग के अलग अलग हमारे नेशनल लेवल पर पैरामीटर्स जो तय किए हुए हैं, तो राजस्थान सरकार भी ऐसा कुछ डेवलप करे कि हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग हो, ताकि यूनिवर्सिटीज़ में भी एक काम करने के का जज्बा भी बढ़े और जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनकी अलग एक पहचान भी होनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर बगड़िया जी के ने जो सुझाव दिया है, ओंकार बगड़िया जी ने,
इस पर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टेटस है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की जो पहचान है, हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो बहुत नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसा बगड़िया जी का विश्वविद्यालय है। इसके अलावा भी काफ़ी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो राजस्थान को की पहचान हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और देश के दूसरे राज्यों के बच्चे भी यहाँ इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से काम करने वाले लोगों की पहचान भी होनी चाहिए और उनका मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो मैं ओंकार जी से ये कहना चाहूँगा कि आपके जो भी सुझाव हैं मैंने पूरे नोट किए हैं, और आपके सुझावों पर हमारी राजस्थान सरकार और हमारा विभाग पूरी तरह से प्रयास करेगा कि उस पर हम काम कर सकें। हमारे साथ राजीव जी और ओंकार जी, आप दोनों से बहुत संक्षेप में एक एक करके सवाल कि आपके यहाँ प्लेसमेंट को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को आने वाले समय में जॉब जैसी अपॉर्चुनिटी मिल सके। बहुत संक्षेप में, समय की कमी है। राजीव जी, सबसे पहले आप। माननीय मंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोरोना काल में काफी सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, तो एक राज्य सरकार एक दिशा निर्देश जारी करे। जैसे हमने अपने कॉलेज में कोई भी बच्चा जो जिनके माता पिता इस कोरोना काल के कारण जीवित नहीं रह पाए, उनको फ्री एजुकेशन दी जा रही है। तो इसी तरह का एक दिशा निर्देश अगर दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बन जाए तो कम से कम कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा, जो कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अधिकार दिया गया है। ये बहुत जरूरी है। सेकंड जो बात आपने बोली है प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग, तो क्योंकि हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स कॉलेज है लॉ का, जिसमें कि बच्चों के लिए आरजेएस के लिए जा सकता है बच्चा, एपीपी के लिए जा सकता है, लॉ असिस्टेंट के लिए जा सकता है, दूसरे किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में लीगल ऑफिसर के रूप में जा सकता है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग भी बच्चों को साथ के साथ दी जाती है। उसके लिए अलग से प्रोफेसर्स हमने नियुक्त किए गए हैं जो बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग भी कराते हैं, ताकि बच्चों का प्लेसमेंट जरूर हो सके। ठीक है, धन्यवाद। ओंकार बगड़िया जी। आसिफ जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय एक टेक्निकल विश्वविद्यालय भी है। तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट पिछले पूरे 1-2 साल में प्लेसमेंट ऑलरेडी जारी है। आजकल सभी कंपनीज ऑनलाइन प्लेसमेंट ले रही है और करीब 900 के करीब बच्चों को हमने इस पेंडेमिक में प्लेस किया है। तो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, एक सेपरेट ऑफिस है जो इन सभी कंपनीज के साथ टाई अप करके रिप्लेसमेंट कराता है। और मेरे ख्याल से प्लेसमेंट ऑनलाइन ऑलरेडी जारी है और ये आगे रहेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा जो है प्लेस हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी। ठीक है, अंत में मिनिस्टर साहब आपसे, चूंकि बहुत कम समय बचा है, 1 सितंबर से आपने फैसला लिया है, पेरेंट्स से, अभिभावकों से, बच्चों से, स्कूल कॉलेज संचालकों से अगर आप कोई कुछ कहना चाहें, उन्हें संबोधित करना चाहें। भंवर सिंह जी। न्यूज़ 18 के माध्यम से राजस्थान के सभी स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के हमारे जो संचालक हैं जी, उनसे ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने 1 सितंबर से राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटीज़ और विशेषकर स्कूल्स जो 9th से लेकर 12th तक स्कूल्स खोलने का निर्णय लिया है। उसमें ऑफलाइन क्लासेज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसमें हमने कुछ कोविड के प्रोटोकॉल्स दिए हैं। मेडिकल विभाग की, गृह विभाग की जो एडवाइजरी है वो पूरी जारी की है, तो उसका वो पूरी तरह से पालना करें और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेज प्रारंभ हो उससे पहले सभी तरह के जो प्रबंधन हैं, सैनिटाइजेशन है, सभी तरह की सुविधाएं हैं और बच्चों से भी पूरी तरह से उनको गाइड वो करें। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका भी वैक्सीनेशन पूरी तरह से कराएं। विद्यार्थी जो 18 साल से ऊपर के हैं वो भी पूरा वैक्सीनेशन करवाएं और स्कूल्स और कॉलेजेस पूरी बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ, क्योंकि बहुत समय बाद बच्चे स्कूल्स में और हमारे कॉलेजेस में अब क्लासरूम में आएंगे। बिल्कुल। तो उसमें उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट की बहुत बड़ी है, क्योंकि अभिभावक हमारे विश्वास पर, हमारे भरोसे पर, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के विश्वास पर और भरोसे पर, सरकार के विश्वास पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सबसे ज़्यादा है। तो वो
इस बात का पूरा ध्यान रखें। मैं विद्यार्थियों से और अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि हम 1.5-2 साल से हमारे बच्चे घर में बैठे हैं, पढ़ाई उनकी एक तरह से बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई है। ऑनलाइन हालांकि उनको जोड़े रखा गया है, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई, चूँकि कोविड अब एक तरह से राजस्थान में बहुत नाम मात्र का रह गया है और थर्ड वेव की बात जरूर की जा रही है, लेकिन अभी थर्ड वेव जैसी कुछ भी नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में भेजना चाहिए, लेकिन उनके मास्क की व्यवस्था हो, वो पूरा बच्चों को आप गाइड करके भेजें और किसी भी तरह की दिमाग में कोई टेंशन नहीं रखें। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, राजीव सुराना जी और ओंकार बगरिया जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम अनलॉक कैंपस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।